क्या जो पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर भाजपा को वोट डालेंगे कि उनको रिजर्वेशन में शामिल किया गया? बिल्कुल वादे किए हैं। ये जो पहाड़ी तबके के लोग हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर का जो डिवीजन हुआ है, जो इस जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ है और इसको जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी में तब्दील कर दिया गया है, इसको भूल गए? कठुआ में जो 8 साल बच्ची का, मासूमा का कत्लेआम हुआ, जो उसके साथ रेप हुआ, उसको भूल गए हैं? क्या ये जो लोग हमारे हैं, ये एविक्शन ड्राइव एंड डेमोलेशन ड्राइव को भूल गए? इससे पहले भी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे थे, in the shape of PSP, in the shape of ALC, in the shape of RBA, in the shape of ALC, in the shape of EWS। क्या ये रिजर्वेशन वो एंजॉय नहीं कर रहे थे? कोई बड़ा कारनामा तो नहीं हो गया कि आपको 10% शेड्यूल ट्राइब में अगर शामिल कर दिया गया है तो क्या इसका सिर्फ फायदा हुआ है? इसका फायदा हुआ है सियासी लोगों को, मगर इसका नुकसान उन पहाड़ी तबका के ताल्लुक रखने वाले लोगों को हुआ है जो इनकम बेस्ड PSP लेते थे। क्या हमारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स एंड इनहांसमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इनको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग ये जो इंप्लीमेंटेशन हो रही थी यहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट की, इसकी जो नॉन इंप्लीमेंटेशन है, इसको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग जो PSA के अंदर बुक किए गए हैं, PIT-NDBS के अंदर बुक किए गए हैं, क्या उनकी जो बुकिंग है इलीगल डिटेंशन, उसको क्या जम्मू कश्मीर के और खास करके हिता पीर पंचाल के अंदर कभी PSA नहीं लगते थे, कभी PIT-NDBS के केसेस नहीं बनते थे? एक लड़के के खिलाफ अगर एक NDPS का पर्चा है, उसके खिलाफ भी PIT-NDBS में उसको बंद किया हुआ है, उसको बुक किया हुआ है। क्या ये लोग, उनके परिवार इस बात को भूल गए हैं? ये क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट व सोशल एक्टिविस्ट जुल्करनैन चौधरी साहब। बात करेंगे आज जिस तरह से राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट पे जो है, पार्लियामेंट्री सीट पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। बातचीत करेंगे। जुल्कर भाई, आपका शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब, आपने वक्त निकाला। जुल्कर भाई, कैसे देखते हैं आप? खुद भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। ये पहला कैंडिडेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया है, मियां अल्ताफ साहब के रूप में। कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम मियां अल्ताफ साहब की शख्सियत को बयान करेंगे थोड़ा आगे चल के, चूंकि वो किसी से छुपी हुई शख्सियत का नाम नहीं है, लेकिन जो नाम अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, इससे मैं बात को शुरू करना चाहता हूं। हमें 75 साल हो गए आजादी मिले हुए, और पिछले 75 साल से ये जो खित्ता पीर पंचाल जिसको कहते हैं, जिसके 2 बड़े जिला हैं राजौरी और पुंछ, इसकी आवाम को ऑर्फन की तरह ट्रीट किया गया। इनको हमेशा से, पिछले 75 साल की मैं बात करूंगा, पिछले 75 साल से इनको एक उस मां का बच्चा ट्रीट किया गया जिसका कोई वारिस नहीं था। और उसी का कारण आज जब ये देखा गया कि अभी भी इनके लिए क्या सोचना है, क्या विचार करना है, इसलिए इनको कश्मीर भेज दिया। देखिए क्या डिलिमिटेशन ने किया यहां पे, कि ये जो इलाका है, जिनका वातावरण, जिनका उठना बैठना, जिनका ज्यादातर ट्रेडिशन, सोच के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, तमाम चीजों को अगर हम कंसिडरेशन में करें तो ये सारे लोग जो है ये जम्मू के साथ जुड़े हुए हैं आज भी। और फिर आपने उस वक्त में इन लोगों को कश्मीर के साथ जोड़ दिया, अनंतनाग के साथ जोड़ दिया, जब आपका रास्ता 6 महीना बंद और 6 महीने के लिए खुला रहता, वो भी बहुत एफर्ट्स के बाद। गलत फैसला है ये। देखिए, आज तक तो हम इसको गलत ही कह रहे हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि हमारे लोग ऑलमोस्ट जम्मू के अंदर सेटल हैं, और जो भी कैंडिडेट राजौरी पुंछ से आता है उसको आपने कश्मीर में जाके करनी है, अपने लिए बात करनी है, अनंतनाग के लोगों से बात करनी है। तो मीनिंग देयर भाई, अनंतनाग वाला अगर राजौरी में कैंडिडेट उतरता है, कश्मीर से आता है, कश्मीर प्रोविंस से आता है, उसके लिए भी उतनी मुश्किल
जितने राजौरी पुंछ से कोई नुमाइंदा जाके अनंतनाग में बात करेगा या उसका दर्द समझेगा। तो हमें लगता था कि हमारा जो दर्द है वो यहां से बयान होता। पहले तो हमारे ऊपर जम्मू के लोग मुसल्लत होते रहे। देखिए आज 75 साल के बाद जहां कश्मीर में भी ट्रेन पहुंच गई, वहां राजौरी और पुंछ के लोगों को क्या याद नहीं रखना चाहिए कि हमारी ट्रेन राजौरी और पुंछ में कब पहुंचेगी? आज भी राजौरी और पुंछ 6 महीने के लिए कश्मीर से डिस्कनेक्टेड रहता है, कौन याद करेगा? आज भी पुंछ और राजौरी के अंदर जो इस वक्त डबल लाइन का काम चल रहा है, आज कितने बड़े बड़े हाईवेज बन गए, 4 लेन के प्रोजेक्ट जहां चले गए, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे अप टू अखनूर 4 लेन हुई, लेकिन फ्रॉम अखनूर टू पुंछ तक डबल लेन का काम चल रहा है। कितने अफसोस की बात। 5 साल के बाद 10 साल के बाद फिर से गवर्नमेंट का इतना बड़ा पैसा खर्च होता है और इसी को 4 लेन किया जाएगा, लेकिन व्हाई नॉट टुडे? इस वक्त क्यों नहीं 4 लेन का काम आपने किया, जिसमें लाखों अरबों रुपए सरकार के भी खर्च होते हैं और लोगों की पेन एंड सफरिंग भी हमें इसी सड़क पर देखने को मिलती है। क्या गलत होता है कि आज ये 4 लेन बनती नहीं बनाई गई? जहां तक रहा हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो अभी रिसेंटली ही राजौरी को जीएमसी का दर्जा मिला है, सिर्फ दर्जा मिला है। आज भी वहां का एक्सीडेंट विक्टिम को भी इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है जीएमसी जम्मू में। ये तो हालात है। अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ना बनती तो आप मुझे बताइए राजौरी के अंदर कौन सा बड़ा हब जो है वो दिया गया। सारा मरकज जम्मू बना, आईआईटी कहां बना? जम्मू के अंदर। आईआईएम कहां बना? जम्मू के अंदर। हालांकि आईआईएम और आईआईटी के अंदर जम्मू कश्मीर का ना ही 1% लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, ना ही 1% लोग हमारे यहाँ के उस इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा हैं, वहां पढ़ते हैं। इवन 4th क्लास लोग हमारे यहाँ से नहीं है। हमारी जमीन का इस्तेमाल किया गया, एक सोच के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है आज भी। और जितना यहाँ एम्स बना तो वो भी जम्मू के अंदर रखा गया, सांबा के अंदर रखा गया। अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट पुंछ और राजौरी को मिला? और फिर नेता कभी जम्मू से उतारे जाते हैं, कभी कश्मीर से लाए जाते हैं। क्या राजौरी और पुंछ इतना फर्टाइल भी नहीं कि वहां का कोई कैंडिडेट इनकी नुमाइंदगी करता? उसी को एक नजरिया यह भी था कि आप इनको कश्मीर के साथ जोड़ दो। 75 साल ये सफर रहे जम्मू के कारण, जम्मू की लीडरशिप इनके ऊपर मसल्लत होती रही। अगर आप पिछले एमपीज की तरफ जाना चाहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है, आपको पता चलेगा कि चौधरी तालब साहब एक दौर के अंदर एमपी बने थे पुंछ और राजौरी से। उसके अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं बना। हो सकता है कोई बना हो, मुझे याद नहीं हो, लेकिन ऑलमोस्ट हमने अपनी जब से होश संभाला है, हमने तो जम्मू के लोग ही देखे जिन्होंने मुड़ के कभी जम्मू को नहीं देखा, कभी राजौरी और पुंछ को नहीं देखा। वही अपने विजिट्स पर गए, अपने चंद लोगों के साथ मिले, उन्हीं को फायदे दिए। और यह भी कहा गया, और मुझे बड़ी शर्म से यह बात कहनी पड़ती है, पार्लियामेंट में तकरीर की हमारे जुगल किशोर साहब ने, जो हमारे पिछले एमपी थे, कि जनाब अब तो राजौरी और पुंछ के लोग हेलीकॉप्टर से राजौरी और पुंछ जाते हैं। क्या हेलीकॉप्टर की वो सर्विस यहाँ पर मौजूद है? अभी वो रियासी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हालात इस किस्म के रहे। अनंतनाग के साथ सोच के लिहाज से, लोगों के साथ उठने बैठने के लिहाज से, वहां के लिंक एंड कम्युनिकेशन के लिहाज से हिता पीर पंचाल मैं ये समझता हूं टोटली डिस्कनेक्ट है। टोटली डिस्कनेक्ट है। कोई राजौरी पुंछ का वोट किधर जाएगा, अनंतनाग का किधर जाएगा, ये कहा ही नहीं जा सकता। और कोई ये कह ले कि हम सारा वोट एक जगह चला जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हालात इस किस्म के बने रहे कि जितने मैंने आपको चीजें बताई हैं, आज भी हमारे लोग एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं, पानी और बिजली के लिए, आज मुझे 75 साल के बाद भी पानी और बिजली की बात अगर करनी पड़े तो शर्मनाक बात है। आज भी हमारे स्कूलों की क्या हालत है। आप गवर्नमेंट स्कूल जाकर देखेंगे, अगर ये प्राइवेट स्कूल हिता पीर पंचाल राजौरी पुंछ में ना होते तो ये जो चंद लोग आपको दिखते हैं ये शायद आपको नजर नहीं आते। बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था और सरहदों का, मिलिटेंसी का विक्टिमाइज इलाका है। माइग्रेशन जितनी हिता पीर पंचाल में हुई, जितनी माइग्रेशन कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स की हुई, इसी तरह हिता पीर पंचाल के रूरल एरियाज की माइग्रेशन टोन्स में हुई, क्योंकि लोग उसी मिलिटेंसी से जूझ रहे थे। अभी आपने देखा टोपा पीर के अंदर किस किस्म के हालात बने हुए थे, जहां पर हमारे 3 सिविलियंस को हलाक कर दिया गया। इस किस्म के हालात, इस विक्टिमाइज का इलाका
आज हमारे लोगों के ऊपर जो है एक 10 साल के बाद एक इलेक्टोरल प्रोसेस का इनिशिएट किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम उसी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं जहां पर 10 साल लगे यहाँ पर इलेक्शन करवाने में। अभी भी तो असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन करवाइएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त का सिलसिला बना है, जो भी लोग आएंगे इनको बड़े मोहतात होकर हमारी आवाम को वोट करना चाहिए, विजिलेंट आवाम को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए कि आप किन लोगों को इस फील्ड में उतारना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो आपकी भरपूर नुमाइंदगी कर सकते हैं, कौन लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कौन वो ऐसा व्यक्ति है, कौन वो ऐसा एमपी है जो आपकी नुमाइंदगी कर सकता है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने पिछले दौर में आपकी नुमाइंदगी की है। तो इन तमाम चीजों को कंसिडरेशन में इस वक्त रखना चाहिए। लेकिन अगर इस वक्त ये बंटवारा वोट्स का रहेगा, मैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के लिए बात करूंगा, अगर हम इस वक्त मजहबी राजनीति के साथ चलेंगे, जात पात की राजनीति के साथ चलेंगे, तो एक अच्छा नुमाइंदा हम अपना पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, फिर हमारी आवाज कौन उठाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की, जी अफवाहें तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था। नाम मियां अल्ताफ साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चल रहा था, पीडीपी की तरफ से महबूब मुफ्ती जी का भी नाम चल रहा था, और बीजेपी की तरफ से रविंदर रैना जी का भी चल रहा था, लेकिन अनाउंसमेंट किसी की भी नहीं हुई थी ऑफिशियली। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है फाइनली नाम अनाउंस किया है। क्या लगता है आपको, क्यों इतनी देरी की जा रही है? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत ही सीरियस व्यूज के साथ इसको देखा जाता है, इसको बड़ा सीरियसली लिया भी जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो सब लोग जानते हैं कि हमने पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में इंक्लूड किया है। तो लगता यह है कि भाई हमें कुछ अच्छा वोट यहाँ से हासिल होगा। यही इंतजार किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस किस तरफ बढ़ती है, और इंडिया अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, और ये लोग किस तरह से अपना कैंडिडेट को जॉइंट देते हैं यहाँ के लिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने तय करना था कि हमने किस कैंडिडेट को इनके अगेंस्ट फील्ड में उतारना। मुझे लगता है कि इसी चीज का इंतजार था, जो इंतजार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मियां अल्ताफ साहब को अभी अनाउंस करके मुझे लगता है खत्म किया है। अब पीडीपी को भी सोचना पड़ेगा कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें तो किस कैंडिडेट को सामने लाएंगे, कांग्रेस का क्या रहेगा, कांग्रेस यहाँ कंटेस्ट करती है या नहीं करती है, और फिर बीजेपी देखेगी कि इन दो कैंडिडेट्स के मुकाबले में कौन सा ऐसा कैंडिडेट आएगा जो सबसे ज्यादा वोट लेकर जीतना चाहे। गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी है और गुलाम नबी आजाद साहब खुद जी, मतलब यहाँ अफवाहें हैं कि वो खुद वहां से कंटेस्ट कर सकते हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे वो? देखिए, ये बात कही जा रही है, लेकिन जब तक सारे कैंडिडेट्स हमारे पास नहीं आते, यानी कि चारों की, अगर आजाद साहब की भी बात कर लेंगे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब तक चारों नहीं आते तब तक हमें ये बात कहना प्री मैच्योर होगी कि कौन आदमी किसको टक्कर दे पाएगा। लेकिन जो सिलसिला बनेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा फील्ड बन चुका है, एक सियासी बहुत बड़ा चुनाव जो है वो फोकस इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर रहेगा। अब ये भी देखना है कि अनंतनाग का वोट किस तरफ जाता है, और पीर पंचाल का सारा वोट तो एक तरफ नहीं जा सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सारा वोट अगर आप कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा, नहीं। अगर आप कहें पीडीपी को जाएगा, नहीं। अगर आप कहेंगे बीजेपी को जाए, नहीं। आजाद साहब को कहेंगे सारा नहीं जा सकता। ये बात कहना बड़ी प्री मैच्योर होगी। बीजेपी की तो संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी ने एसटी में शामिल किया वहां पे। जी 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 जी, हमने बड़ी एक खास बात की। क्या जो पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर भाजपा को वोट डालेंगे कि उनको रिजर्वेशन में शामिल किया गया? बिल्कुल वादे किए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो वादे कितने लोगों ने किए हैं, कितने कसम कुरान हुए हैं, अल्टीमेटली क्या ये जो पहाड़ी तबके के लोग हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर का जो डिवीजन हुआ है, जो इस जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ है और इसको जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी में तब्दील कर दिया गया है, इसको भूल गए? क्या जम्मू कश्मीर के लोग, और खास करके जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस बात को भूल गए कि जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में भी डिवाइड किया गया है? क्या वो कठुआ में जो 8 साल बच्ची का, मासूमा का कत्लेआम हुआ, जो उसके साथ रेप हुआ, उसको भूल गए हैं?
क्या ये जो लोग हमारे हैं ये एविक्शन ड्राइव एंड डेमोलेशन ड्राइव को भूल गए हैं? क्या ये जो हमारे लोग हैं ये इस डिलिमिटेशन को, जो अभी मैं आपको तफसील के साथ बताया कि ये जो किस किस्म से डिलिमिटेशन हुई है, मुस्लिम वोट को अलग कर दिया गया है और अपनी मेजोरिटी की सीटों को अलग करके जो असेंबली की सीटें बनाई गई हैं, क्या इसको लोग भूल गए हैं? सिर्फ और सिर्फ उनके लिए 40 सालों का जो उनका हक था, जो उनको नहीं मिल पा रहा था, वो उनको मिला है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक ही चीज क्राइटेरिया उनके लिए हो सकती है? क्या वो इससे पहले रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं कर रहे थे? वो इससे पहले भी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे थे, इन द शेप ऑफ पीएसपी, इन द शेप ऑफ एएलसी, इन द शेप ऑफ आरबीए, इन द शेप ऑफ एएलसी, इन द शेप ऑफ ईडब्ल्यूएस। क्या ये रिजर्वेशन वो एंजॉय नहीं कर रहे थे? कोई बड़ा कारनामा तो नहीं हो गया कि आपको 10% शेड्यूल ट्राइब में अगर शामिल कर दिया गया है तो क्या इसका सिर्फ फायदा हुआ है? इसका फायदा हुआ है सियासी लोगों को, मगर इसका नुकसान उन पहाड़ी तबका के तल्लुक रखने वाले लोगों को हुआ है जो इनकम बेस्ड पीएसपी लेते थे। क्या था? 8 लाख रुपए से अगर कम आमदनी है तो आपको पीएसपी का फायदा होता था। जैसे आज गुजर बकरवाल तबके के अंदर आम जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जिनके बच्चे बड़ी बड़ी जगहों के अंदर पढ़ रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, लाभ किसको मिल रहा है? उन लोगों को मिल रहा है। इसी तरह यहां पर जो बड़े लोग हैं पहाड़ी तबका के अंदर, पैसे वाले अमीर, जिनके बच्चे बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको फायदा होगा ना। वो जो इनकम बार का बेनिफिट मिलता था, उस पहाड़ी का तो नुकसान हुआ ना। उस 8 लाख से कम वाला जो मेरिट में आता था उसको तो नुकसान हुआ ना। तो ये बात कह लेना कि सिर्फ रिजर्वेशन के बेस के ऊपर ही पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो वोट करेगी, मेरा मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है। और सारे पहाड़ियों का कोई पहाड़ी लीडर या कोई गुजर लीडर सारे गुजरों का एक जगह वोट नहीं दिलवा सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही, हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ वोटर कम और लीडर ज्यादा हैं। इस किस्म का ये राजनीति फील्ड बन चुका हुआ है हिता पीर पंचाल का। इसको आप पूरे जम्मू कश्मीर की अगर राजनीति को देखेंगे तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फील्ड इस वक्त जो है वो हिताए पीर पंचाल है। साथ में अनंतनाग को जोड़ दिया। तो मैं जो आपको चीजें गिनवाना चाहता था कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को, जिससे इस किस्म की बाइफर्केशन की, क्या इसको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग प्रॉपर्टी टैक्स एंड इनहांसमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग ये जो इंप्लीमेंटेशन हो रही थी यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट की, इसकी जो नॉन इंप्लीमेंटेशन है, इसको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग जो पीएसए के अंदर बुक किए गए हैं, पिट एनडीपीएस के अंदर बुक किए गए हैं, क्या उनकी जो बुकिंग है इलीगल डिटेंशन, उसको क्या जम्मू कश्मीर के और खास करके हिता पीर पंचाल के अंदर कभी पीएसए नहीं लगते थे, कभी पिट एनडीपीएस के केसेस नहीं बनते थे? एक लड़के के खिलाफ अगर एक पिट एनडीपीएस का पर्चा है, उसके खिलाफ भी पिट एनडीपीएस में उसको बंद किया हुआ है, उसको बुक किया हुआ है। क्या ये लोग, उनके परिवार इस बात को भूल गए हैं? ये क्या गुजरो पहाड़ी के लड़के नहीं है? किस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पीएसए और पिट एनडीपीएस में बुक किया गया है? क्या उन चीजों को आप भूल गए हैं? क्या आप अपनी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ के मुद्दों को भूल गए? कि हमारी यूथ आज किस किस्म से अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है? सिर्फ और सिर्फ क्या रिजर्वेशन ही आपको सब कुछ दिलाएगी? लेकिन जब पोस्टें ही नहीं है तो आप रिजर्वेशन का कहां बेनिफिट उठाएंगे? मुझे बताइए, क्या हमारे लोग, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से बंद है, किसने बंद करके रखा है? क्यों बंद करके रखा है? किस वजह से बंद करके रखा है? इसको भूल गए हैं? तो क्या हमारे लोग जो है अपने लोगों की पेन एंड सफरिंग जो हर दिन हम देख रहे हैं, इसको भूल गए हैं? क्या हमारे लोग, ये जो पिछले दिनों के अंदर यहाँ पर सरकारी जमीन, काचराई की जमीन जिसके ऊपर हमने खुल के बात की, उसकी एविक्शन ड्राइव हो रही थी, लोगों के घर तोड़े गए, लोगों के मकान तोड़े गए, लोगों के आशियाने उनसे छीने गए, जम्मू शहर के अंदर एविक्शन ड्राइव हुई। आपने देखा मार्बल मार्केट के अंदर, छन्नी के अंदर किस किस्म से 1 MG हेक्टर का शोरूम तोड़ के क्या दिखाना चाहती थी जम्मू कश्मीर की सरकार? क्या इन तमाम मुद्दों को हमारे लोग इस वक्त भूल जाएंगे क्योंकि चुनाव आ गए हैं? मैं समझता हूं ये बातें मैंने इसीलिए आपको बताई हैं कि लोगों को इस वक्त ये जो इसके ऊपर जुल्म और इनजस्टिस हुआ है, इसको याद करने की जरूरत है। किन चुनाव के इस दौरान से पहले इन 10 सालों में हम किस किस्म से, किन परेशानियों से हम जूझे हैं,
जब कोई आदमी, कोई लीडर इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। सब डरते थे कि हमें भी पीएसए में बुक कर दिया जाएगा। सब डरते थे कि हमारा वोट, राजनीति किसकी हुई है? वोट की राजनीति हुई है। और खास तौर के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी जो पुंछ और राजौरी के अंदर बड़ी मेजोरिटी में है, इस आम अवाम ने अपने आप को लावारिस महसूस किया है, लीडरलेस महसूस किया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि मैंने अपनी इस कौम को कभी इतना लावारिस, इतना लीडरलेस और इतना डायरेक्शनलेस कभी नहीं देखा जो मैंने पिछले 2 सालों में अपनी कौम को फील किया, देखा। किसी ने बात तक करने के लिए कोई तैयार नहीं था कि एटलीस्ट थोड़ा तो आप हौसला तो रखिए। कोई बात तक किसी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर ने नहीं की। उन्होंने अपने वोट का पूरा प्रोटेक्शन किया। कम्युनिटी जाए बाहर में तो जाए, बट हमारा वोट जो है वो वोट बैलेंस प्रोटेक्टेड रखने के लिए उन्होंने हर किस्म का प्रयास किया है। आज क्या पहाड़ी कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार बनेगी कि उन्होंने उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाया? नहीं। सबसे पहले पहाड़ी कम्युनिटी को, लीडरशिप को, उनकी आवाम को, गुज्जर बकरवाल लीडरशिप और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? पूछे ना क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनका केस किसी ने अपोज नहीं किया। अब मुझे बताइए एक ऐसा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला लीडर जिसको आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो और उसने उनके केस को अपोज किया हो? नहीं किया। इसी वजह से उनका केस कंसिडर किया गया है। ये भी एक पहलू आपको नजर में रखना चाहिए कि भैया इस वजह से भी ये केस जो है फाइनल स्टेज तक पहुंचा है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस वक्त अपनी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की लीडरशिप को और पहाड़ी लीडरशिप को भी, कि जो उन्होंने बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत का और बड़ा अच्छा पैगाम दिखाया कि वो आपस में नहीं लड़े। उनको लड़ाने की बड़ी कोशिश की गई। लेकिन यहीं पर हम एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया, लेकिन एक प्रयास के कारण हम लोगों को आपस में जोड़ दिया है। ये गुज्जर और पहाड़ी का जो वाद था, यही एक सियासी सरगर्मी जो थी वो पुंछ और राजौरी के अंदर चलती थी। तो एट लीस्ट अगर आप इसको पॉजिटिव वे से देखेंगे तो ये डिफरेंस खत्म हो गया है। आज सारे लोगों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म जिस पर आपकी तरक्की हो सके, वो प्लेटफॉर्म जिस पर आप आगे निकल के इस इलाका के जो आज भी परेशानियां हैं उनका हल किया जाए। गुरप्रीत भाई, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, उनकी लोकप्रियता की, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, मतलब वो जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। गुज्जरों के साथ गुजरी बोलते हैं, पहाड़ियों के साथ पहाड़ी बोलते हैं, कश्मीरियों के साथ कश्मीरी बोलते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ लोग उनका स्वागत करते हैं। अगर वो एमपी कैंडिडेट वहां से आते हैं तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी का सबसे कोई अच्छा कैंडिडेट हो सकता है तो वो मुझे लगता है रविंद्र रैना जी हो सकते हैं। क्योंकि जो उनकी आपने बात की और जो छवि उन्होंने अपनी बनाने की कोशिश की हुई है, हालांकि मैं उनसे कितना इस बात पे सहमत हूं या नहीं, आपने देखा था जब रूपनगर के अंदर 122 दिन का हमने धरना दिया तब किसी की जुबान से एक बात तक नहीं निकली थी। वो भी तो हमारी कम्युनिटी के लोग थे। जब लोग बिठिंडी के अंदर, सुजमा के अंदर, मलक मार्केट के अंदर परेशान थे तब किसी ने उनके लिए बात नहीं की। जब लोगों के आशियाने गिराए जा रहे थे तब किसी ने बात नहीं की। ये बात तो उन लोगों के लिए और सोशल मीडिया में रील्स के जरिए, गाने गा के, ये तो सिर्फ ये दिखाया जा रहा है हम आपके बड़े हमदर्द हैं। सरकार ने यहाँ बहुत कहा कि हमने यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, और अभी मैं देख रहा था जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कह रहे थे कि जनाब जहां से आपकी भैंस, आपकी गाय, आपकी बकरी गुजरती है वो जमीन आपकी हो गई। आप मुझे बताइए एक फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक केस लाइए मेरे पास इंडिविजुअल कि आपने लोगों को वहां राइट्स दिए, नहीं दिए। आज भी उन लोगों को ये कानून यहाँ पर लागू है, रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आ भी गया, लेकिन किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये राइट्स नहीं दिए। आज भी मुश्किलात, पेन एंड सफरिंग एज इट इज है। वोट लेने के लिए तो कौन नहीं चाहेगा आपको, जिसके पास वोट है आज किसके पास नहीं जा रहा। लेकिन हमने तारीख में पहली बार देखा कि 8 साला मासूमा बच्ची का यहाँ कत्ल भी हुआ और उसका रेप भी हुआ। लेकिन पहली बार हमने देखा
हमारे अंदर वो दर्द उसी तरह है, हमारे जिगर के अंदर रहेगा जब तक हम मरते, कि हमने पहली बार देखा कि हमेशा मुल्ज़िम्स के खिलाफ बात की जाती थी। पहली बार यहां पर मुल्ज़िम्स के लिए, उनके हक के लिए बात की गई। विक्टिम की बात नहीं हो रही थी मुल्ज़िम के हक में कि मुल्ज़िम को किस तरह बचाया जाए। विक्टिम के लिए बात नहीं की। उस वक्त जुबानें बंद थी, उस वक्त अलग अलग कर दिए गए, दो मजहबों को आपस में तोड़ दिया गया। जबकि हमको उस वक्त ये बात करनी है कि ये इससे बड़ा मामला और इससे बड़ी शर्मसार हकीकत जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो सकती थी। उस वक्त तो हमने कोई बात नहीं की, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए हम अपनी हर किस्म की शक्ल बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से खित्ता पीर पंजाल की आवाम को खास करके ये गुजारिश करूंगा कि एक बहुत बड़ा सियासत होनी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक फील्ड बन गया है खित्ता पीर पंजाल, क्योंकि ये राजौरी, पुंछ, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी गई है। इसमें हर किस्म से कोशिश की जाएगी, उन कैंडिडेट्स को लाया जाएगा जिनसे इनको फायदा हो सके। अब अवाम का क्या बनता कि आप देखें, आप समझें, आपने सिर्फ एक ही कश्ती में नहीं बहना कि आपको रिजर्वेशन दी गई है तो आप सारा वोट वहां डालेंगे, बाकी वोट भी तो है। बाकी वोट क्या, बाकी लोग जो है उनका वोट नहीं है, उनका भी तो वोट है। तो आपको इस वक्त यूनाइट होना है। मैं आपके माध्यम से एक ही गुजारिश करूंगा, खित्ता पीर पंजाल के तमाम लोगों को मेरी ये गुजारिश होगी कि वो यूनाइट हो जाए, वो मुनज़्ज़म हो जाए, उनको मजबूत होने की जरूरत है। और जो मैंने बातें गिनवाई हैं, जो जुल्म और सितम पिछले 10 साल के मैंने गिनवाए हैं, उनको कभी मत भूलिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी रिजर्वेशन आपके मुकद्दर को नहीं बदल सकती। जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले 10 साल में, जो मैंने एविक्शन ड्राइव से लेके, रेप एंड मर्डर के केस से लेके, टोपा पीर के अंदर किलिंग को लेके, इलेक्ट्रिक अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स को लेके, और अब पानी का टैक्स भी लगेगा। और आपके पास आज देख लीजिए हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, आपकी ट्रेन कहां है, आपके घर में कब रेल जाएगी, पुंछ और राजौरी कब कनेक्ट होगा। आज भी आप किन हालात से, किन मजबूरियों से दो चार हैं। आज भी आपके बच्चे अनएम्प्लॉयड घरों के अंदर MA BEd की लाइन लगी हुई है। कौन से बड़े इंडस्ट्रीज खुली, कौन से बड़े तजारात के मरकज वहां पर खोल दिए। एक खुला था वो भी बंद हो गया, पुंछ रावला कोट वाला, वो भी क्लोज हो गया। तो आज भी हमारे लोगों की मसाइल, परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि इनको याद रखिए अपनी परेशानियों को। आपको मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, आपको इकट्ठा होने की जरूरत है, आपको यूनाइट होने की जरूरत है। गुजरो पहाड़ी में नहीं बंटवारा करना, गुजरो पहाड़ी के नाम पर आपस में डिवाइड नहीं होना, वरना कोई आपका नामो निशान, आपकी कोई याद रखने वाला नहीं रहेगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, यूनाइट हो जाइए गुजरो पहाड़ी सारे, बाकी वाले लोगों को भी यूनाइट करके मुनज़्ज़म तरीके से जब भी ये चारों कैंडिडेट हमारे पास आ जाते हैं, जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको वोट देकर सामने लाइए, ताकि आपकी बात, आपकी सही रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके। कोई बात तो करे आपके दुख दर्द को पार्लियामेंट में रखे तो सही, कि आप किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। जब यहाँ एविक्शन ड्राइव हो रही थी, हमें क्वेश्चन कराना था पार्लियामेंट में, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा यह मुद्दा वहां रखा जाए, यहाँ लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। लोग 70 साल से जिस जमीन के ऊपर काबिज हैं, उस जमीन से लोगों को निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। ये कहां का कानून है, बताइए हमें। आज हम जम्मू शहर के अंदर रहते हैं, लेकिन होस्टिंग नहीं है। आज आप देखिए क्या करना चाहिए था सरकार को, हाउसिंग कॉलोनीज बनानी चाहिए थी, लोगों को मिनिमम रेट्स के ऊपर यहाँ पर घर देने चाहिए, यहाँ पर जमीन देनी चाहिए पैसा लेके। नहीं दिया जा रहा। जिन लोगों ने अपने घर, अपनी जमीन यहाँ पर परचेज करके घर बनाए, वो आज परेशान है। ये कब सरकार आएगी, हमारा घर तोड़ देगी, हमसे छीन लेगी। और फिर रोशनी कानून के तहत जिन लोगों ने पैसा देकर जमीन ली, उनसे भी जमीन छीनने का काम किया गया। तो ये परेशानियां याद रखने की जरूरत है। खित्ता पीर पंजाल के लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, इन 10 सालों के अंदर जो आपके लिए अच्छी बुरी चीजें हुई हैं, जिन परेशानियों से आप जूझे हैं, उनको याद रखिए और फिर तय कीजिए कि कौन होना चाहिए आपका मेंबर पार्लियामेंट। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज साहब। ये थे हमारे साथ एडवोकेट व सोशल एक्टिविस्ट जुल्फिकार चौधरी साहब। आपकी इस पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।